दोस्तों एसीपी विवेक एक क्रिमिनल, एक माफिया को पकड़ के लॉकअप में बंद करता है। थोड़ी देर बाद आईजी साहब के आदेश से उस क्रिमिनल को छोड़ दिया जाता है। दोस्तों ये देखकर एसीपी विवेक अपना आपा खो बैठता है और सीधा आईजी ऑफिस पहुंच जाता है और आईजी साहब से सवाल करता है, आपने इस क्रिमिनल को छोड़ा कैसे? आईजी साहब बोलते हैं, विवेक ठंडे दिमाग से काम लो, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विवेक बताता है, आप जानते हैं उसने मेरे माता पिता भाई सबकी हत्या की है और उसका आई विटनेस है मेरी भाभी। लेकिन आईजी साहब समझाते हैं कि आजकल इससे काम नहीं चलता, क्योंकि जब तुम्हारे माता पिता का खून हुआ था उस वक्त एक क्रिमिनल ऑन रिकॉर्ड विदेश में था। इसका वीज़ा, पासपोर्ट सब जज साहब ने चेक कर लिया है, हम बिना सबूत के कुछ भी नहीं कर सकते। अब विवेक बहुत ही गुस्सा होता है, बोलता है, इसी पुलिस की नौकरी करने का क्या फ़ायदा जिसमें हम क्रिमिनल को गिरफ्तार नहीं कर सकते, जिसे हम सज़ा नहीं दिला सकते। दोस्तों आईजी साहब उसे समझाते हैं कि हमारे हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है कानून रूपी, हम कानून के दायरे में रह के ही काम कर सकते हैं और कानून चाहिए सबूत। दोस्तों इस पर एसीपी विवेक बिल्कुल ही गुस्सा हो जाता है और अपना बेल्ट, अपना पिस्टल खोलकर आईजी साहब के सामने रख देता है, अपना कैप भी रख देता है और बोलता है, आज से मैं पुलिस की नौकरी छोड़ रहा हूँ। अब मैं माफिया बनकर इन माफिया से बदला लूँगा और आपके कानून को मैं ठेंगा दिखा दूंगा। कोई सबूत हमारे खिलाफ नहीं मिलेगी और मैं इनका आतंक को मिटा दूंगा, इनका सफाया कर दूंगा। और दोस्तों वहाँ से कह के वो निकल जाता है। आईजी साहब पुकारते ही रहते हैं लेकिन एसीपी विवेक सुनता नहीं है। फिर दोस्तों एक ऐसा जलजला, एक ऐसा तूफान आता है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर पा रहा था। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे काफ़ी मात्रा में वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके भाई, आपके दोस्त हैं। दोस्तों एक कहानी शुरू हुई मुंबई के एक इलाके से। वहाँ 3 दोस्त रहा करते थे। एक थे जज साहब, एक थे आईजी साहब और एक थे जेलर साहब। तीनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। दोस्ती इसलिए अच्छी थी कि तीनों ही कानून के रखवाले थे, तीनों ही नंबर 1 देशभक्त थे, तीनों ही अव्वल दर्जे के ईमानदार थे। कहा गया दोस्तों, जो जैसी संगत ऐसी रंगत, जो जैसा रहता है उसकी दोस्ती ऐसे ही लोगों से होती है। जज साहब का एक बेटा था जिसका नाम था विवेक। जज साहब चाहते थे कि विवेक बड़ा होकर आईपीएस अधिकारी बने और एक ऐसा बहादुर ऑफिसर बने जो भारत में एक मिसाल पैदा करे, लोग उसका उदाहरण दें, लोग उसे याद रखें। और दोस्तों बचपन से ही जज साहब विवेक के ऊपर काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी परिश्रम करते हैं और विवेक को एक बहादुर आईपीएस अधिकारी बनाने में दोस्तों क्लास 6 से ही उसे कराटे की प्रैक्टिस कराया जाता है, उसे कराटे की ट्रेनिंग दी जाती है। क्लास 10 तक आते आते वो ब्लैक बेल्टर हो जाता है और 15-20 आदमी को यूं ही चुटकी बजाते धराशायी कर देता था। बहुत ही बहादुर, बहुत ही फुर्तीला। उसके बाद दोस्तों उसकी कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो जाती है और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ जज साहब उसके लिए मार्शल आर्ट्स के ट्रेनर को रखते हैं। अब दोस्तों उसकी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई थी, इधर पढ़ाई भी चल रही थी। विवेक को दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। उसकी ज़िंदगी में बस 4 ही चीज़ थे, पहला पढ़ाई, दूसरा फिजिकल ट्रेनिंग, तीसरा खाना और चौथा सोना। दोस्तों विवेक की मेहनत और जज साहब की तपस्या रंग लाती है और विवेक एक बहुत ही बड़ा फाइटर के रूप में उभरता है। कई कप, कई मेडल जीते। दोस्तों बीच बीच में जज साहब उसकी ट्रेनिंग की परीक्षा भी लेते थे। एक बार 20 आदमी को एक साथ उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है। दोस्तों 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, 2 मिनट के अंदर अंदर ही 20 जमीन पर कराते नजर आते हैं। जज साहब अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं। अब दोस्तों विवेक का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका था। अब दोस्तों विवेक यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दिया था और यूपीएससी का कोचिंग भी करने लगा था। जज साहब उसके लिए अच्छे से अच्छे कोचिंग की व्यवस्था करते हैं और उनके दोस्त जितने भी आईपीएस अधिकारी थे वो भी उनकी काफ़ी मदद करते हैं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब में उनकी काफ़ी मदद होती है। और दोस्तों वो दिन भी आता है जब यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है और विवेक अब बच्चा नहीं रहा था, अब वह यूपीएससी कैडर का एक हिस्सा बन चुका था, यानी कि वो यूपीएससी में पास कर गया था। इधर जज साहब का सपना भी साकार हो गया था। विवेक चला जाता है यूपीएससी की ट्रेनिंग में। इधर दोस्तों जज साहब की अदालत में एक केस आता है जो कि माफिया जसपाल राणा से रिलेटिव था। उसके ऊपर कई सारे जुर्म थे, हत्या का, बलात्कार का, और सभी जुर्म धीरे धीरे साबित हो जाते हैं। जज साहब जब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पढ़ते हैं तो बहुत ही दुखी होते हैं और उसे सजाए मौत की सजा देते हैं। इस पर दोस्तों जसपाल राणा भड़क जाता है और उधर अदालत में ही जज साहब को धमकी देने लगता है। लेकिन जज साहब शरीफ इंसान थे, न्यायप्रिय आदमी थे। वो समझ रहे थे कि भाई की मौत की खबर सुनकर ये अपने मानसिक संतुलन खो बैठा है, इसलिए उसे इग्नोर करके उसे माफ़ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। जसपाल राणा सच में जज साहब से खुंदक खाए हुए था। उधर उसके भाई को फांसी की सजा हो जाती है। उसके बाद जसपाल राणा
गुस्साए सांड की तरह पागल हो उठता है और वो जज साहब को हत्या का प्लानिंग बनाने लगता है। और उसके इस प्लानिंग में साथ देता है एक वकील। वो वकील समझाता है कानूनी दावपेच कि आप हत्याएं करके, मर्डर करके, कोई भी वारदात करके आप कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, उस प्लानिंग पर अमल की जाती है। पहले तो जसपाल राणा अपना ओरिजिनल वीज़ा पासपोर्ट बनवाता है और विदेश चला जाता है। फिर वहाँ किसी अन्य आदमी के वीज़ा पासपोर्ट से वापस इंडिया लौटता है और अपने गुंडों को लेकर जज साहब घर में आ धमकता है, उनकी हत्या कर देता है। उनके साथ साथ उनके परिवार में जो भी लोग थे उनकी भी हत्या कर देता है। वापस विदेश चला जाता है और फिर अपना ओरिजिनल वीज़ा पासपोर्ट से कुछ दिन के बाद वापस आ जाता है। सब लोग जान रहे थे ये हत्याएं जसपाल राणा और उसका भाई जयपाल राणा ने की है और उसके गुर्गे ने किया है, लेकिन सबूत चाहिए कोर्ट को। अदालत सबूत मांगती है और सबूत इनके पास किसी के पास नहीं था। लेकिन जो भी विटनेस थे, गवाह थे, कोई डर से गवाही नहीं देता है और वीज़ा पासपोर्ट अदालत में पेश किया जाता है और वो बाइज्जत बरी छूट जाता है। इसमें सबसे बड़ा हाथ था जज साहब का। एक जो दूसरे जज साहब आते हैं उसको जसपाल राणा ने खरीद लिया था। वकील पहले से ही बिका हुआ था। अब वो दोनों जज और वकील मिलके जसपाल राणा को बाइज्जत बरी कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों ये खबर आईपीएस विवेक सुनता है, जो कि ट्रेनिंग कर रहा था, वो बिल्कुल अपना आपा खो बैठता है। कुछ दिन की छुट्टी में वो घर आता है, सभी का दाह संस्कार करता है और उनके शव पर हाथ रखकर कसम खाता है कि मैं माफिया से बदला लूँगा। उसके बाद दोस्तों उसकी ट्रेनिंग समाप्त होती है, उसे एक जगह पोस्टेड कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों वहाँ उसका दिल नहीं लगता था। वो जाना चाहता था जसपाल राणा के इलाके में। इसमें उनकी मदद करते हैं उनके आईजी अंकल, जो कि उनके पापा के दोस्त थे। आईजी साहब के रिकमेंडेशन पर और बड़े बड़े वरिष्ठ अफसर के रिकमेंडेशन पर उनकी पोस्टिंग जसपाल राणा के इलाके में कर दी जाती है। जैसे ही दोस्तों एसीपी विवेक की पोस्टिंग जसपाल राणा के इलाके में हो जाती है, अब वो खुंदक खाने लगता है जसपाल राणा से। ऐसा कोई केस ढूंढता है जो उसे गिरफ्तार किया जाए। और दोस्तों ऐसा मौका मिलते ही वो जसपाल राणा को पकड़ के थाने में ले आता है, वो भी उसे बुरी तरह मारते पीटते हुए। थाने में लाके अभी कुछ ही देर हुए थे कि तुरंत ही एंटीसेप्टिक बेल लेके उसका वकील पहुंच जाता है। एसीपी विवेक वकील को डरा धमका कर वहाँ से भगा देता है। वकील साहब सीधा आईजी साहब के पास जाते हैं, वो बेल का पेपर लेकर कि आप लोग क्या मजाक बना रहे हैं, कानून की धज्जी उड़ा रहे हैं। एक जज ने एंटीसेप्टिक बेल दिया है, आप इसे कैसे नहीं छोड़ सकते। दोस्तों आईजी साहब कहने पर उस अपराधी जसपाल राणा को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जज तो पहले से मिले हुए थे, वकील भी मिला हुआ था। उसका बेल के पेपर तुरंत तैयार कर देते हैं। ये सब बात एसीपी विवेक धीरे धीरे समझ रहा है। उसके बाद गुस्साए हुए अपनी गाड़ी उठाता है और सीधा आईजी साहब के पास जाता है और आईजी साहब से सीधा सवाल करता है कि आपने जसपाल राणा को छोड़ा कैसे। आईजी साहब, जो कि उसके अंकल भी लगते थे, उनके पापा के दोस्त भी थे, वो इसकी जज्बात को समझते थे। वो बोलते हैं बेटे तुम पहले बैठो। एसीपी विवेक बहुत ही गुस्सा में बोलता है, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपनी ड्यूटी निभाने आया हूँ। आपने उसे छोड़ा कैसे। आईजी साहब उसे समझाते हैं कि तुम उसे पकड़कर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, तुम आखिर क्या जुर्म साबित करोगे। दोस्तों एसीपी विवेक रोने लगता है, काफ़ी इमोशनल हो जाता है। अब बोलता है उसने मेरे पिता की हत्या की है, मेरी माँ की हत्या की है, मेरी भैया की हत्या की है और इसका विटनेस है भाभी। आईजी साहब हंसने लगते हैं, बोलते हैं तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम सब कुछ समझते हो, फिर ऐसी बचकानी बात करने क्या मतलब है तुम्हारा। तुम मुझे सजा नहीं दिलवा सकते। जिस डेट में तुम्हारे पिता का खून हुआ है उस डेट में जसपाल राणा ऑन द रिकॉर्ड कोर्ट के मुताबिक वो विदेश में था, फिर वो तुम्हारे पिता खून कैसे कर सकता है। सब जानते हैं कि ये खून जसपाल राणा और उसका भाई जयपाल राणा ने किया है, लेकिन विटनेस नहीं है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथों में भी हथकड़ी लगी हुई है, वो भी कानून की। हम कानून के दायरे में रह के कोई काम कर सकते हैं। दोस्तों एसीपी विवेक बिल्कुल अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में अपना बेल्ट, अपना पिस्टल खोल के आईजी साहब के टेबल पर रख देता है, अपना कैप उतारता है और आईजी साहब के टेबल पर रख देता है। बोलता है क्या फ़ायदा ऐसे पुलिस की नौकरी करने की कि हम अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसे पकड़ नहीं सकते, उसे हथकड़ी लगा नहीं सकते, फिर हम पुलिस बनने रहने क्या मतलब है, हमें ऑफिसर बनने क्या मतलब है। अब मैं बदला लूँगा और अपने तरीके से लूँगा। आईजी साहब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग जो भी करते हैं कानून के दायरे में करते हैं, सबूत के आधार पर करते हैं, ऐसे हम गुंडों की तरह काम नहीं कर सकते। फिर विवेक उनसे पूछता है आखिर ये गुंडे बच कैसे जाते हैं। आईजी साहब बताते हैं या तो ये विटनेस को खरीद लेते हैं, बड़े बड़े अधिकारी को खरीद लेते हैं, अपने पैसे के दम पर अपने सबूत मिटा के बच जाते हैं। दोस्तों एसीपी विवेक आईजी साहब को जाते जाते कहा जाता है कि अब मैं क्रिमिनल बनूंगा और अपने हिसाब से बदला लूंगा और इन माफियाओं का अस्तित्व मिटा दूंगा। कहा कि वहाँ से निकल जाता है दोस्तों। और दोस्तों उसी गुस्सा में वो सीधा जाता है जयपाल राणा के यहाँ। जयपाल राणा उसे देखते बोलता आओ पुलिस वाले आओ, बहुत गुस्से में लगते हो। एसीपी विवेक बोलता है मैं तो गुस्से में हूँ ही, तुम अपनी उल्टी गिनती आज के बाद शुरू कर दे,
आज से तुम्हारा पतन शुरू। ये कह के वहाँ से चल देता है। जयपाल राणा अब काफ़ी चिंतित हो गया था। वो बोलता है इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा, इसे किसी केस में फंसाना पड़ेगा। दोस्तों वो अपना वकील से बात करता है और वो बिके हुए जज से बात करता है। जज साहब बोलते हैं कि किसी भी धारा में इसे फंसाओ, बाकी सजा देना मेरा काम है। अब दोस्तों ये लोग प्लानिंग रचते हैं। विवेक एक लड़की से प्यार करता था और लड़की के घर में एक भाई भी था। दोस्तों उसके घर में जयपाल राणा गुंडे पहुंच जाते हैं और उसके भाई को मारने लगते हैं। लड़की मदद की भीख मांगती है लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता है और लड़की विवेक को फ़ोन करती है। विवेक बोलता है ठीक है, मैं कुछ ही देर में पहुँच रहा हूँ। दोस्तों विवेक अपना बाइक उठाता है और आनंद फानंद में वहाँ पहुँचता है। गुंडे यही तो चाह रहे थे। जैसे ही दोस्तों विवेक की बाइक की आवाज़ सुनते हैं गुंडे, वो लड़की के भाई के सीने में खंजर भोंक देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही विवेक पहुँचता है, उसके भाई को तड़पता हुआ देखता है, वो चाकू को पकड़ कर बाहर निकालता है। इतने में दोस्तों वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और विवेक को गिरफ्तार कर देती है। दोस्तों सीन ऐसा क्रिएट हो गया था कि जैसे विवेक ने वो चाकू उसे मारा हो। लड़की लाख मना करती है कि इसने हत्या नहीं की है, गुंडे आए थे, लेकिन पुलिस उनकी एक ना सुनती है। उसके ऊपर दोस्तों मुकदमा चलता है। अब मुकदमा उसी बिके हुए जज की अदालत में चलता है और वही घुसखोर, वही बिका हुआ वकील भी वहीं पे था और उसे खूनी साबित करने की पूरी कोशिश की जाती है। जज साहब बोलते हैं आई विटनेस को बुलाया जाए। तो आई विटनेस के रूप में उसकी लवर, उसकी प्रेमिका आती है। जैसे ही वो रोकर सारी कहानी बताना ही चाहती है कि वकील साहब बोलते हैं मिस आप चुप रहिए, जितना पूछा जाए बस उतना ही बताइएगा और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। उसके बाद वकील साहब उस लड़की से पूछते हैं आपके भाई का मर्डर हुआ है? लड़की सिर हिलाती है हाँ। जिस वक्त आपका भाई का मर्डर हुआ है उस वक्त विवेक के हाथों में चाकू था? लड़की बोलना चाहती है कि था, लेकिन उसकी बात वकील बीच में ही काट देता है। बोलता है था या नहीं? लड़की बोलती है हाँ था। वकील साहब बोलता है नोट दिस पॉइंट जज साहब। और जज साहब जो पहले से बिके हुए थे, आई विटनेस के आधार पे उसे उम्र कैद की सजा सुना देते हैं। अब एसीपी बिके वो उसी जेल में पहुंचता है जहां उसके पिता के दोस्त जेलर साहब थे। वहाँ रो रो कर जेलर साहब को पूरी कहानी बताता है। जेलर साहब भी काफ़ी दुखी होते हैं और जेलर साहब तो पहले से ही पूरी कहानी उसके पिता की हत्या के बारे में जान ही रहे थे कि जसपाल राणा ने किया है और इसे फंसाया गया है, ये भी जान रहे थे। उसके बाद एसीपी विवेक अपनी लवर को वहाँ जेल में बुलाता है मिलने के लिए। उसकी लवर वहाँ जेल में जाती है, वो भी रो रो कर पूरी कहानी जेलर साहब को बताती है। अब जेलर साहब काफ़ी दुखी हो चुके थे क्योंकि उनका दोस्त का भी मर्डर हो गया था, उसके बाद उनका बेटा को भी फंसा दिया गया था, वो भी झूठा केस में। इधर आईजी साहब भी काफ़ी परेशान हो रहे थे कि आखिर क्या किया जा सकता है, सब कानून से बंधे थे। दोस्तों विवेक जेल में पड़ा पड़ा रात भर सोचता है। उसके बाद सुबह जेलर साहब उससे मिलने आते हैं। वो जेलर साहब को बोलता है अंकल मैं आपसे 5 मिनट कुछ बात करना चाहता हूँ। जेलर साहब उसे अपने केबिन में बुलाते हैं, पूछते हैं हाँ विवेक बोलो, मैं जहाँ तक हो सकता है तुम्हारी सहायता करूँगा। बोलता है अंकल ऐसी कुछ बातें हैं जो जेल के कायदे कानून के खिलाफ है, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा। जेलर साहब बोलते हैं विवेक तुम बोलो तो जहाँ तक होगा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। एसीपी विवेक बोलते हैं कि आपको रात को हमें जेल से निकालना होगा, वो भी ज़्यादा दिन नहीं 5-6 दिन, बाकी मैं सबका सफाया कर दूंगा। जेलर साहब इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, बोलते नहीं विवेक अगर तुम पकड़े गए तो हमारी नौकरी चली जाएगी, अगर तुम जेल से फरार कैसे हुए। एसीपी विवेक ताव से बोलता है कि अंकल कोई माई का लाल नहीं है कि मुझे पकड़ ले। आप तो जानते हैं कि मैं जूडो कराटा में ब्लैक बेल्ट हूँ, मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हूँ, कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। ये मेरा वादा है, मैं अपना काम शांति से करके वापस जेल आ जाया करूँगा। दोस्तों बहुत मुश्किल से जेलर साहब को मनाया जाता है। फिर जेलर साहब आईजी साहब को भी फ़ोन करके बुला लेते हैं और आईजी साहब, एसीपी विवेक और जेलर साहब तीनों मिल के मंत्रणा करते हैं। ना चाहते हुए भी आईजी साहब भी बोलते हैं ठीक है विवेक का साथ दिया जाए, कहीं और कोई रास्ता ही नहीं था। विवेक को उम्र कैद हो चुकी थी, अगर ये चुप रहते, हाथ पे हाथ धरे रहते तो कोई रास्ता नहीं निकलता। अब दोनों कानून तोड़कर एसीपी विवेक का साथ देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब दोस्तों जेल में बैठा बैठा एसीपी विवेक एक प्लानिंग करने लगता है, एक लिस्ट बनाने लगता है अपराधियों का और 5 आदमी का लिस्ट बनाता है। पहला जसपाल राणा, दूसरा उसका भाई जयपाल राणा, तीसरा उसका राइट हैंड रस्तोगी और चौथा जज और 5वां वकील। वो बोलता है इन 5 का सफाया करके मैं जेल वापस आ जाऊंगा। अब दोस्तों उसे मोबाइल फ़ोन का भी अलाउ हो गया था जेल में, वो भी चुपके तरीके से। वो एसीपी रह चुके थे, सब कुछ कायदा कानून जानते थे। एसीपी विवेक जेल में बैठे बैठे ही अपने मुखबिर से पता करते हैं कि जसपाल राणा का भाई जयपाल राणा कब आता है, कब जाता है, क्या करता है। उसके मुखबिर खबर देते हैं कि जयपाल राणा होटल का धंधा संभालता है, होटल में जुआ खिलाया जाता है, वहाँ से बंद करके वो लगभग 12 बजे के आसपास अपना घर जाता है और सारा रूट उसे बताता है। अब दोस्तों रात को 10 बजे जेलर साहब एसीपी विवेक को जेल से छोड़ देते हैं। जिस रूट में जसपाल राणा का भाई जयपाल राणा आने वाला था 12 बजे रात को अपना होटल बंद करके,
उस रूट में एक पेड़ काट के रखता है रस्सी के सहारे बांध के। जैसे ही उसकी गाड़ी वहाँ पहुँचती है वो पेड़ का रस्सी काट देता है, पेड़ बीच रोड पे गिर जाता है। उसका ड्राइवर आनन फानन में ब्रेक दबाता है और जैसे ही इधर उधर देखने की कोशिश करता है तब तक विवेक चीते की फुर्ती से आता है और गाड़ी का गेट खोलता है। ड्राइवर को एक ही पटकन देता है कि उसके गर्दन टूट जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है जयपाल राणा का। जयपाल राणा पहले उसे धमकियाँ देता है, अपना पिस्टल निकाल लेता है, लेकिन सब कुछ बेकार जाता है क्योंकि एसीपी विवेक मार्शल आर्ट के जानने वाला था। पलक झपकते ही उसकी पिस्टल छीन लेता है, उसे बुरी तरह मारता है, उसका एक एक अंग तोड़ देता है। उसके बाद लास्ट में उसका गर्दन तोड़कर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही सुबह जसपाल राणा को ये खबर लगती है कि उसका भाई जयपाल राणा मारा गया है, बहुत ही आग बबूला होता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि मारा किसने, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। अब दोस्तों दूसरे दिन भी वही काम होता है। जैसे ही रात होती है, रात को 10 बजे जेलर साहब विवेक को छोड़ देते हैं। अब दूसरा टारगेट था वकील। वो सीधा वकील साहब को डेरा बजाता है, बेल बजाता है। वकील साहब जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं वो विवेक को देख कर चौंक जाते हैं। बोलते हैं विवेक तुम कैसे, तुम तो जेल में हो। विवेक बोलता है कि वकील साहब ये जेल का खेल पुराना हो चुका है। उसके बाद दोस्तों वकील साहब को बहुत बुरी तरह से मारता है, उन्हें हर जुर्म कबूल करवाता है, उन्हें हर जुर्म की याद दिलाता है। वकील साहब रो रो कर हर जुर्म कबूल कर रहे थे, लेकिन फिर भी एसीपी विवेक उन्हें छोड़ता नहीं है। उनका दोनों हाथ काट देता है और उनका जीभ भी काट देता है और उन्हें जिंदा छोड़कर वहाँ से निकल जाता है, वापस जेल में आ जाता है। सुबह दोस्तों जैसे ही जसपाल राणा की खबर लगती है कि उसका वकील का किसी ने दोनों हाथ काट दिया और जीभ भी काट दिया है, उसे लाख कोशिश करता है पूछने का, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता ना कुछ बता पाता। अब दोस्तों तीसरा दिन भी आता है और फिर रात को 10 बजे जेलर साहब उसे छोड़ देते हैं और अपने मुखबिर से पता करता है कि जसपाल राणा इस वक्त कहाँ मिलेगा। पता चलता है वो एक क्लब में गया हुआ है। दोस्तों एसीपी विवेक भी अपना भेष बदलता है और क्लब में पहुंच जाता है और उसके ऊपर ध्यान रखता है। जसपाल राणा अपना राइट हैंड रस्तोगी के साथ था, जो कि बहुत ही खतरनाक लड़का था। दोनों वहाँ मौज मस्ती करते हैं। उसके बाद रात को 12:30 बजे के आसपास अपने घर के लिए जाते हैं। उनका राइट हैंड जसपाल राणा को उनके घर पर छोड़ता है। उसके बाद वो अपना घर के लिए निकल जाता है। इधर एसीपी विवेक भी उसके पीछे पीछे उसे घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोस्तों उसका राइट हैंड रस्तोगी अपना रूम का दरवाज़ा बंद ही करना चाहता था कि जंप करके एसीपी विवेक चीते की तरह आते हैं और दरवाज़ा पर लात मारते हैं जोरदार। दरवाज़ा 2 फटका टूट जाता है। उसका राइट हैंड रस्तोगी बहुत नशे में था, उसे बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। उसका सारा नशा हिरन हो जाता है। उसका भी दोनों हाथ तोड़कर उसे एक कुर्सी में बैठा देते हैं और एक टाइम बम उसे कुर्सी नीचे लगा देते हैं और उसका कनेक्शन, उसका वायर उसे होता हुआ उसके मुंह पर एक पट्टी चिपकाते हैं। उसी पट्टी में उसका वायर का कनेक्शन लगा देते हैं ताकि जो भी पट्टी खोलेगा बम ऑन हो जाएगा और फट जाएगा। और रस्तोगी का मोबाइल लेते हैं और जसपाल राणा को फ़ोन लगा देते हैं। और फ़ोन पर ये गूं 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 करके बात हो रहा था। जसपाल राणा समझ जाता है कि रस्तोगी खतरे में है। वो आनंद फानंद में अपना गाड़ी निकालता है और रस्तोगी के घर पहुंच जाता है। तब तक विवेक वहाँ से हट चुका था। वापस वो जेल आ जाता है। जैसे ही जसपाल राणा रस्तोगी घर में प्रवेश करते हैं, देखते हैं रस्तोगी एक चेयर पर बैठा हुआ है। वो गर्दन हिला हिला के इशारा करता है इसे कि यहाँ पर मत आइए, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं इससे पूछूं कि क्या बात है। जैसे ही उसका टेप का पट्टी हटाते हैं मुँह से, बम ब्लास्ट कर जाता है। उसका राइट हैंड रस्तोगी और साथ में जसपाल राणा दोनों ही ब्लास्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों बच जाता है जज साहब। ये सब सारी खबरें वो जज भी सुन रहा था, पढ़ रहा था। वो भी अंदर अंदर काँप रहा था कि कहीं मेरा नंबर तो नहीं है। दोस्तों ठीक 5वें दिन फिर वो जेल से निकलता है और सीधा जज साहब घर पहुँचता है। इस डर से जज साहब अपने 4 बॉडीगार्ड रखे हुए थे। चारों बॉडीगार्ड उसके ऊपर फायर करने की कोशिश करते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एसीपी विवेक इतना फुर्तीला था कि दोस्तों चारों को धूल चटा देता है। उसके बाद जज को पकड़ता है और जज को सारी कहानी बताता है कि तुम्हारे 4 दोस्त को हमने ऐसे ऐसे मारा है। दोस्तों जज की तरह रूह कांप जाती है सुनकर, क्योंकि वो न्यूज़ में पढ़ रहा था रोज़ खबर, लेकिन कातिल का पता नहीं चल पाता था। जब ये बताता है कि मैं नहीं मारा है तो रूह कांप जाती है जज की और हाथ जोड़ कर बोलता है कि बेटा मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। एसीपी विवेक बोलता है कि जज साहब अगर आपको मारना होता तो पहले ही मार चुका होता, लेकिन आपको मारना नहीं है। आप कल कोर्ट जाएंगे और नए जज के सामने अपना पूरा अपराध स्वीकार करेंगे कि आपने कैसे कैसे इनका साथ दिया है, लिखित में भी और वीडियोग्राफी में भी। और लिखित में वहीं उनका बयान लेते हैं और एक वीडियो भी बनाते हैं और सेम बात बोलते हैं जाकर कल अदालत में बताना, नहीं तो दूसरा दिन तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। दोस्तों जज साहब इतना डर गए थे, सुबह होते ही सीधा ही कोर्ट में सरेंडर करते हैं और अपना अपराध कबूल कर लेते हैं और सारी कहानी बताते हैं। वहाँ एसीपी विवेक को भी फिर कोर्ट रूम में बुलाया जाता है, उसकी लवर को भी बुलाया जाता है। सारा केस फिर से देखा जाता है। जज अपना पूरा अपराध स्वीकार कर लेता है और जज साहब फैसला सुनाते हैं
कि जैसे भगवान होते हैं वैसे ही कोर्ट में जज एक भगवान के रूप में होता है, और ये जज रहते हुए इतना घिनौना खेल खेला है, इतना गंदा खेल खेला है, इसे सुधारने की मैं कोशिश करूँगा ताकि विश्वास न्याय पर लोगों का बना रहे। और दोस्तों उस जज को कड़ी से कड़ी सज़ा देते हैं और एसीपी विवेक को बाइज्जत बरी करते हैं, उसे वापस अपने पोस्ट पर वापस कर देते हैं। अब एसीपी विवेक अपने पोस्ट पर आके फिर से माफियाओं का अंत करने लगता है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार सनसनीखेज कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।